बात करेंगे आज हम एक ऐसे संकी आशिक के बारे में कि जिसने अपनी महबूबा को कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद 2 साल तक उसके घर वालों को ये शो करवाता रहा कि वो ज़िंदा है। नाज़रीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के साथ मुखर नगर जी एक इलाका है। 2020 में वहाँ पे एक लड़की मोनिका यादव नाम की लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। नाज़रीन ग्रामी, यूपीएससी की तैयारी करते हुए उसे यहाँ पे 2 साल हो चुके थे, लेकिन उससे पहले वो पुलिस में दिल्ली हेड कांस्टेबल थी और उसके साथ एक और हेड कांस्टेबल था जिसका नाम था सुनीद राणा। नाज़रीन ग्रामी, अब कुछ सीन ये था कि सुनीद राणा मोनिका से 15 से 18 साल बड़ा था और उसकी शादी भी हो चुकी थी और उसके यहाँ उसका 12 साल का एक बेटा भी था। लेकिन मोनिका की उसके साथ अच्छी फ्रेंडशिप थी और वो उसे डैडा बोलती थी, यानी कि डैड बोलती थी। अब सुनीद राणा जो होता है उसको मोनिका के साथ प्यार हो जाता है, वो अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग को छुपा के रखता है। लेकिन मोनिका क्या करती है कि वो यूपीएससी की तैयारी के लिए रिज़ाइन कर देती है पुलिस की नौकरी का और मुखर नगर चली जाती है। वहाँ पे वो तैयारी करना शुरू कर देती है। लेकिन इधर जो सुनीद राणा था उसको तो मोनिका से प्यार हो चुका था। वो उसके पीछे कभी कभार मिलने जाता है, फ़ोन पे भी उसके साथ राब्ते में रहता है और वो भी उससे ऐसी बात करती रहती है कि जैसे वो उसका बड़ा भाई हो या उसके डैड की तरह हो, और बुलाती भी उसे डैडा ही है। तो एक दिन कुछ यूँ होता है कि सोनू राणा जो होता है वो मोनिका के पीछे जाता है उसके फ्लैट में और जाके उसे बोलता है कि देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम मुझसे शादी कर लो वगैरह वगैरह। आगे से मोनिका बोलती है कि एक तो मैं तुम्हें अपने बाप की नज़र से देखती हूँ, मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा नहीं। दूसरा, मैंने अभी शादी के झंझट में नहीं पड़ना, मैंने भी तैयारी करनी और आईपी ऑफिसर बनना है। नाज़रीन ग्रामी, सुनीद राणा को ये बात तो हज़म नहीं होती, लेकिन वो चुप कर जाता है कि अब कर भी क्या सकते हैं। तो अब वो दिल्ली शहर से काफ़ी दूर भी होती है, मुखर नगर जी में होती है, तो उसे आने जाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन उसकी फैमिली के साथ तल्लुकात अच्छे थे, जो कि हरियाणा में रहती थी, और उसके कभी भी घर में कोई फंक्शन वगैरह होना तो मोनिका सुनीद राणा को अपने साथ ले जाया करती थी और फैमिली के साथ सबको मिलाती भी थी। लेकिन सुनीद राणा जो था वो मोनिका को कभी अपने घर नहीं लेके गया था और ना ही किसी से उसने मिलाया था। चूँकि उसकी बीवी घर होती थी, इसलिए ना ही कभी उसने मोनिका को बताया कि मेरी शादी भी हुई है और 12 साल का मेरा एक बेटा भी है। सीन कुछ ऐसे ही होता है कि मोनिका अपनी पढ़ाई पूरी कर रही होती है और अनकरीब ही होता है कि उसकी तालीम मुकम्मल हो जाए और वो आईपी ऑफिसर बन जाए। लेकिन एक दिन क्या होता है कि उसकी बहन जो पीछे यूपी में लगी होती है स्कूल टीचर, वो उसे कॉल करती है, लेकिन आगे से मोनिका कॉल रिसीव नहीं करती। अब वो कहती कि शायद वो पढ़ाई कर रही होगी इसलिए बिज़ी होगी, इसलिए कॉल रिसीव नहीं की। वो कुछ दिन बाद फिर करती है। ऐसे करते करते हफ्ता हो जाता है। वो अपनी माँ को बताती है कि वो कॉल रिसीव नहीं कर रही मोनिका। उसकी माँ भी परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद अब वो राणा साहब को कॉल करते हैं, सुनीद राणा को सारी बात बताते हैं कि मोनिका ऐसे कॉल नहीं रिसीव कर रही। वो कहता है कि अच्छा, मैं चेक करता हूँ। वो भी कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं रिसीव कर रही होती। वो कहता है शाम को मैं उसके फ्लैट में जाके देख के तुम लोगों को बताऊँगा कि आखिर वो फ़ोन क्यों नहीं सुन रही। शाम को वो उसके फ्लैट के ऊपर जाता है, जाके चेक करता है तो पता चलता है कि मोनिका तो यहाँ पर है ही नहीं। वो उसके घर वालों को बताता है कि मोनिका यहाँ पर नहीं है। उसकी बहन भी यूपी से आ जाती है और आने के बाद सुनीद राणा के साथ दोनों मिलकर उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं और पुलिस में जाकर रिपोर्ट करते हैं कि पिछले 1 महीने से हमारी बेटी से रब्ता नहीं हुआ, वो कहीं पे खो गई है, गुम हो गई है। तो पुलिस वाले मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस वाले उसके नंबर की लोकेशन निकलवाते हैं, सब कुछ निकलवाते हैं, लेकिन कोई चीज़ उनके सामने नहीं आती। वो पुलिस वाले घर की तलाशी भी लेते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई चीज़ उनके सामने नहीं आती। इसी दौरान ही एक वॉइस मैसेज आता है मोनिका की बहन को, जिसमें मोनिका खुद बोल रही होती है कि देखो, मैं एक आरविंदर नाम के लड़के से प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ चली गई हूँ, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, तो तुम लोग मुझे ढूंढना नहीं, परेशान नहीं होना, मैं थोड़े दिनों बाद वापस आ जाऊँगी। अब जो सुनीद राणा होता है वो ये मैसेज जो उसके घर वालों को बोलता है कि अब तो ये मोनिका ने खुद मैसेज किया और ये किसी लड़के के साथ भाग गई है। तो उसकी फैमिली कहती है कि हमने तो कभी उसके ऊपर कोई पाबंदी लगाई ही नहीं, हम तो ओपन माहौल के बंदे हैं, अगर वो हमें बोलती तो हम शादी करवा देते उसकी। उसने तो हमें बोला ही नहीं, अगर इस तरह की कोई बात होती तो वो लाजमी बताती। लेकिन सुनीद राणा कहता है कि आपके सामने ही है, उसका मैसेज भी आया हुआ। अब क्या होता है, अब सीन ये होता है कि वो उसे एक खबरी से रिपोर्ट मिलती है सुनीद राणा को कि फ़लाँ होटल में
आरविंदर और मानिका रुके हुए हैं। वो उस होटल में जाते हैं, वहाँ पे जाके रिसेप्शन से पता करते हैं तो पता चलता है यहाँ पे वो रुके हुए थे, लेकिन एक दिन पहले वो यहाँ से छोड़ गए। ऐसे करते करते हर 15-20 दिन बाद, महीने बाद किसी न किसी होटल का पता चल जाना, कभी पुलिस वालों को पता चल जाना कि फ़लाँ होटल में रुके हुए हैं, कभी उनके खबरियों से पता सुनीव राणा को चल जाना कि आरविंद और मानिका फ़लाँ होटल में फ़लाँ शहर में रुके हुए हैं। ऐसे करते करते 5 ज़िलों में उन लोगों ने उनकी तलाशी ली। बहन और आरविंद दोनों मिल के जाते और 5 ज़िला में होटलों को तलाश किया, लेकिन हर दफ़ा यही मिलता कि मोनिका यहाँ पे रुकी थी, लेकिन अब वो चली गई। तो जब भी उसके कमरे की तलाशी लेते तो वहाँ पे उसे कुछ ना कुछ मोनिका की कॉपी ज़रूर मिल जाती, जिससे ये तस्दीक हो जाती कि हाँ मोनिका यहाँ पे ही है। तो नाज़रीन ग्रामी, अब जो दूसरा उसका आशिक होता है आरवेद नाम का बंदा, उसका भी अक्सर कभी कभी फ़ोन आ जाता है उसकी सिस्टर को, कभी उसकी माँ को, कि मोनिका मेरे साथ है, हम दोनों ने शादी कर ली है, मेरी फैमिली वाले नहीं मान रहे तो इसलिए हम भागे हुए हैं, थोड़े दिनों बाद मेरी फैमिली वाले राज़ी हो जाएंगे, फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। 1 साल हो जाता है इस बात को। 1 साल के अंदर 5 दफ़ा उस बंदे की कॉल आती है और वो यही बात बोलता है। लेकिन मोनिका के घर वाले कहते हैं कि हमारी मोनिका से बात तो करवाओ, तो आगे से वो कोई ना कोई बहाना लगा देता है। कभी कहता है कि मोनिका बड़ी डरी हुई है, वो बात नहीं कर सकती, कभी कहता है वो सोई हुई, इस तरह के बहाने लगाता रहता है। अब जो उसकी बहन होती है उसको एक बात खटखटती है कि क्यों ना मोनिका को कुछ हो गया है, ये जो बंदा बात नहीं करवाता, ये उसके साथ भाग के नहीं गई या कुछ और सीन है। ऐसे करते करते मज़ीद 1.5 साल गुजर जाता है। वो नाज़रीन ग्रामी सुनीव राणा को भी ये चीज़ें बताते हैं कि मोनिका बात नहीं करती, ये बंदा ही बात करता है, कुछ ना कुछ मसला और है। तो वो भी कहता है कि हाँ कुछ इस तरह का है। लेकिन वो सुनीव राणा को बताए बगैर एक दिन दिल्ली जाते हैं, माँ और बेटी। दिल्ली जाने के बाद वो वहाँ पे कमिश्नर से बात करते हैं। कमिश्नर की खुली कचहरी लगती है, खुली कचहरी में वो जाके सारी स्टोरी सुनाते हैं कमिश्नर को। कमिश्नर सारी स्टोरी सुनता है और पता चलता है 2 साल से लड़की गायब है और कभी बात नहीं हुई है। ऐसे ऐसे मैसेज भी आते हैं उसके नंबर से, तो उसका आधार कार्ड भी कोई यूज़ कर रहा है, उसका मोबाइल भी जो है वो चल रहा है और उसके एटीएम से पैसे भी निकाले जा रहे हैं। ये सब कुछ पता चल रहा होता है कि महसूस ये हो रहा होता है कि लड़की ज़िंदा है, लड़की अपना एटीएम कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ इस्तेमाल कर रही है। होटलों के रिसेप्शन से भी पता चलता है कि उसके नाम की ही रजिस्ट्री है, लेकिन लड़की सामने नहीं आ रही, ना ही उससे बात हो रही है, ना ही पता चल रहा है। तो जो कमिश्नर होता है वो ये सारी चीज़ समझ जाता है, वो सीबीआई की टीम को ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए केस सौंप देता है। अब कमिश्नर का आर्डर आया होता है, ऊपर से पुलिस वाले भी इंटर्न हो जाते हैं और फ़ौरन ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब फ़ौरन ढूंढना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है जी, वो सबसे पहले उन 5 नंबरों के ऊपर जाते हैं सीबीआई वाले, जिन 5 नंबरों से फ़ोन आए होते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, फैमिली वालों ने तो नंबर सेव करके रखे हुए थे सारे, वो 5 नंबरों की डिटेल निकलवाते हैं सीबीआई वाले, तो वहाँ पे फ़र्ज़ी शनाख्त के साथ नंबर एक्टिव करवाए गए होते हैं। घर वाले जो होते हैं वो 5 तस्वीरें देखते हैं जिसके ऊपर 5 नंबर एक्टिव किए होते हैं, तो एक तस्वीर को थोड़ा थोड़ा पहचानते हैं। वो सर के ऊपर ज़ोर देती है उसकी बहन और माँ, तो काफ़ी ज़ोर देने के बाद पता चलता है कि ये जो बंदा है जिसकी ये तस्वीर लगी हुई है, तस्वीर उसकी लगी होती है लेकिन उसके नाम पे वो सिम निकली नहीं होती। लेकिन ये होता है कि ये जिसकी तस्वीर लगी इसको हमने कहीं पे देखा है। गौर करने के बाद पता चलता है कि सुनीव राणा, जो कि इनकी अभी तक हेल्प कर रहा होता है, जो कि मोनिका का हेड कांस्टेबल भी होता है उसके साथ, ये उसके साले के दोस्त की तस्वीर है। नाज़रीन ग्रामी, ये चीज़ जब सुनते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं सीबीआई वाले। वो फ़ौरन उस बंदे को जाके पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद वो सुनीव राणा के साले को भी पकड़ लेते हैं। अब जब सुनीव राणा के साले के साथ थोड़ी सी मारपीट की जाती है तो वो कहता है भाई मैंने कुछ नहीं किया, मेरे जीजा जी सुनीव राणा ने ही मोनिका को कत्ल किया। अब ये चीज़ सुनते ही फ़ौरन सबकी आंखें खड़ी हो जाती, कान खड़े हो जाते कि ये क्या, मोनिका कत्ल हो चुकी है। वो जाके सुनीव राणा को गिरफ़्तार कर लेते हैं। गिरफ़्तार करने के बाद उसके साथ अच्छी करते हैं, उसकी खिदमत करने के बाद बताते हैं कि अब हमें पूरी स्टोरी सुनाओ। पहले तो वो नहीं मानता, लेकिन खातर तवाज़ी होने के बाद वो बता देता है। भाई बताना पड़ता है कि पुलिस वाला बड़े बड़े बता देते हैं। तो वो बताता है कि मैं मोनिका से प्यार करता था, मैं उसे काफ़ी दफ़ा प्रपोज़ भी कर चुका था, लेकिन वो मुझे डैडा ही कहती थी और सोचती थी कि मैं तुम्हें अपने बाप की तरह समझती हूँ, तो इसलिए वो मान नहीं रही थी। लास्ट टाइम
जब मैं उनके घर गया उसके फ्लैट पे, तो मैंने उसे बोला कि तुम अक्सर मुझे कहती हो कि मैं अपनी फैमिली से तुम्हें मिलवाऊँ, तो चलो आओ आज मिलवाता हूँ। ऐसे में उसे अपने घर लेके आ रहा था ऑटो पे बैठ के, कि रास्ते में एक सुनसान जगह आई, वहाँ पे मैंने सोचा कि साथ ही हमारा घर है तो पैदल चलते हैं। वो पैदल मेरे साथ चलना शुरू हो गई। तो मैंने फिर उसे प्रपोज़ किया, लेकिन आगे से फिर उसने यही जवाब दिया कि मैं शादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहती, मैं आईपी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी बुरी लगी। मैंने उसको फिर 2-3 दफ़ा इस चीज़ के ऊपर मजबूर किया कि वो राज़ी हो जाए, लेकिन नहीं हुई। मेरे ज़हन में काफ़ी दिनों से प्लानिंग चल रही थी कि अगर ये ना मानी तो मैं इसको कत्ल ही कर दूँगा। तो इस तरह हुआ कि मैंने उसका गला दबाना शुरू कर दिया। वहाँ पे मैंने मारना पीटना शुरू कर दिया। चूँकि सुनसान इलाका था, जंगल का इलाका था, कोई वहाँ से आ जा भी नहीं रहा था। मैंने उसका गला दबाया और उसे कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद अब मैंने सोचा कि लास्ट टाइम इस ऑटो वाले ने मुझे इसके साथ देखा है, अगर इसकी लाश मिल गई तो मैं पकड़ा जाऊँगा। लिहाजा साथ ही एक गंदा नाला बहता था, उस टाइम उसमें पानी बड़ा ही कम था, साइडें सूखी हुई थी। मैंने वहाँ पे एक गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने के बाद उसे वहाँ पे दफन कर दिया और उसके ऊपर साइड से बड़े बड़े पत्थर उठा के ला के रख दिए, ताकि पानी आने की वजह से ये मिट्टी हट ना जाए या लाश ऊपर ना आ जाए। तो पुलिस वाले उसे उस जगह पे लेके जाते हैं, सीबीआई वाले, वो जहाँ के जगह वो बताता है, वो पत्थर हटाते हैं, नीचे से एक कंगाल निकलता है, वो उसको उठाते हैं और हॉस्पिटल भेज देते हैं। वहाँ पे रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट पता चलती है जी ये मानिका यादव की ही रिपोर्ट है। लिहाजा पुलिस वाले जो होते हैं इन्वेस्टिगेशन 1 महीने के अंदर ही क्लियर कर देते हैं और 1 महीने के अंदर ही सब कुछ क्लियर हो जाता है कि किसने मारा, क्यों मारा। अब उससे पूछा जाता है कि फिर वो जो होटल के रिसेप्शन के ऊपर जो था, आधार कार्ड कौन इस्तेमाल करता था उसका, और कमरे कौन बुक करवाता था, ये सब कुछ तूने कैसे प्लानिंग किया। तो वो बताता है जो आयुर्वेद नाम का बंदा था वो मेरा साला ही था। मैंने उसे बोला था कि ऐसे मुझसे एक लड़की कत्ल हो गई है, तो वो मेरा साथ दे रहा था। वो जाता था तो वहाँ पे एक हम लड़की बुक करवाते थे, कॉल गर्ल, और उसे पैसे देते थे रात कमरे में रहने के लिए, और लड़की ऐसे मान भी जाती थी क्योंकि उसने कुछ करना तो होता नहीं था। तो साथ हम मोनिका का आधार कार्ड और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करके उसके नाम पे कमरा बुक करवाते थे। ऐसे होता था। और जो वॉइस मैसेज किए हुए थे उसकी बहन और माँ को कि मैंने घर नहीं आना, तो वो उसके पुराने मैसेज मेरे पास पड़े हुए थे, वहाँ पे उनकी कटिंग कर के मैंने ये सारा कुछ बनाया था। तो लिहाजा वो पुलिस वाला होता है, सारा कुछ उसे पता होता है कैसे आगे वाले बंदे को गेड़ा देना है, कैसे फेक आईडी से सिमें निकलवानी, ये सब कुछ करना है। ऐसे कर करा के वो उनको धोखा देता रहा। तो अब नाज़रीन ग्रामी वो जेल के अंदर है और अभी उसका फ़ैसला आना है। फिर जो फ़ैसला आया वो तो फिर बाद में ही पता चलेगा कि क्या बना उसके साथ और क्या नहीं बना।